Hello student, this is Hina ma'am and today we are going to discuss our chapter number 8 of economics and that is concept of cost. So concept of cost के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि cost का मीनिंग क्या होता है. कोस्ट का मतलब यही है बेटा, सिंपली अगर आप देखें कि कभी हम कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी वटेवर मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारी कोई ना कोई अमाउंट है वो क्या होती है, यूज होती है. ठीक है, दैट मीन्स कंपनी के पॉकेट से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है जाता है, यूज होता है एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है, सो जो ये एक्सपेंसेस के लिए कोई भी अमाउंट कंपनी के पॉकेट से जाएगी उसको हम डिनोट करते हैं बेटा कॉस्ट से. सो कॉस्ट का मतलब यही है कि कोई भी वटेवर अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ही कोई भी अमाउंट जो है स्पेंड की जाती है. अब अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए किया जाता है सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मेनली 2 पार्ट से जो है हमारी कॉस्ट को डिनोट करते हैं. एक तो होता है बेटा फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट. सो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट एक साथ क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. लाइक अगर आप कोई भी एक लैंड खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो. ठीक है, सो इसके अंदर क्या मशीनरी या लैंड, आपको पता है इनके लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायर होती है. अब आप जितनी ज़्यादा कैपिटल उसके अंदर लगाएंगे उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लाइफ है वो भी उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी. राइट, सो इसीलिए जो फिक्स कॉस्ट आपका जो होता है इसके अंदर यही है बेटा कि आपकी कोई भी अमाउंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्पेंड करने वाले हो अपने बिजनेस के अंदर वो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. लाइक फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी इसके अंदर कंसीडर करते हैं. अगर आप नॉन फैक्टर इनपुट लेते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब क्या है, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. वेरिएबल फैक्टर का मतलब होता है बेटा जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स आपने अभी वो चीज़ परचेज की, थोड़े टाइम आपने उसको क्या किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट किया एंड देन वो सोल्ड आउट हो गया. सो इस चीज़ को आप 5 to 10 ईयर्स इतने लंबे समय तक के लिए यूज नहीं कर सकते. और इसी वजह से जो भी कोई एसेट्स है या कॉस्ट है इसको हम जो है 2 पार्ट से डिनोट करते हैं. अगर हम कॉस्ट के बारे में बेटा बात करें सो कॉस्ट के अंदर यही है, कॉस्ट की जब भी आपके सामने बात आती है सो कॉस्ट को हम 2 तरीके से ही डिफाइन करते हैं. एक तो आता है आपका फैक्टर कॉस्ट और एक आता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट का मतलब यही है जिसके अंदर आप फिक्स कॉस्ट भी इसे बोलते हैं. सो फिक्स कॉस्ट मीन्स जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए अपना पैसा क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर खर्चे में, सेलिंग में, एक्सपेंसेस में जो है डाल रहे हैं. लाइक आपने जो है लैंड खरीदी, ठीक है, मशीनरी खरीदा. सो ये लैंड मशीनरी, अब आपने एक बार लैंड खरीदा या जमीन मशीनरी कोई भी परचेज किया है, दैट मीन्स आप 5 to 10 ईयर्स आगे आने वाले इन चीज़ों को नहीं खरीदने वाले हैं. सो ये आपका एक बार होने वाला खर्चा है. जबकि वेरिएबल क्या है, नॉर्मली आपका कंटिन्यूसली बेसिस पे ये खर्चा होता रहेगा. राइट, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो एक बार रॉ मटेरियल खरीदने के बाद दोबारा भी आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, सो एक कंटिन्यूस बेसिस पे जब आप कोई भी चीज़ को यूज करते हैं तो वो चीज़ जो है हमारी इसके अंदर कॉस्ट के अंदर कंसिडर की जाती है. इसके अगर हम मीनिंग की भी बात करते हैं बेटा सो मीनिंग के अंदर भी यही है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred explicitly और implicitly. आपके सामने 2 नए वर्ड्स आए हैं बेटा, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. देखो बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कैश या जो भी अमाउंट आपके बिजनेस से बाहर जाने वाली है, ठीक है, एक्सक्लूड होने वाला है. सो एक्सक्लूड होने वाली चीज को हम क्या मानते हैं, इसको हम अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर मानते हैं. जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका खर्चा है लेकिन वो खर्चे के लिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो पेमेंट अपने बिजनेस के ही अंदर कर रहे हैं. ठीक है,
अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि कैपिटल है, आप सभी को पता होगा कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी ओनर, कोई भी मालिक जब अपनी ही फैक्ट्री या अपने ही बिजनेस के ऊपर कोई पैसा खर्च करता है, ठीक है। सो ओनर के द्वारा लगाया गया कोई भी कैश, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सो वो जो कैपिटल है, कंपनी क्या करती है, उस कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करती है। सो ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ना, हालांकि बिजनेस के अंदर ही है, खुद मालिक ही अपनी मालिक की खुद की फर्म है और खुद को ही क्या दे रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। दैट मीन्स जो खर्चा है वो अपनी बिजनेस के अंदर ही रह गया और अंदर ही उसकी पेमेंट हो गई है। सो इस तरह की जो पेमेंट होती है बेटा, उसको हम अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर लेते हैं। अदरवाइज जो पैसा आप बाहर खर्च कर रहे हो, जो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, उन चीजों को हम अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर जो है कंसीडर करते हैं। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही है जो आप हायर्ड वर्कर, जो भी आप हायर्ड वर्कर के अकॉर्डिंग जो है किसी भी खर्चों को यूज करते हैं। ऑल इनपुट में नॉट बी परचेज, सभी के सभी इनपुट्स परचेज नहीं किए जाते हैं। कुछ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी इसके अंदर जो है कंसीडर होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं बेटा, अगेन इसके अंदर हमारा नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉस्ट, चलो इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, सपोज कोई भी एक पर्सन है, मिस्टर ए, ठीक है। उसको जो है 1 अप्रैल 2020 को जो है बैंक में जॉब मिली है। उसे जॉब मिली है मान लो HDFC बैंक में, ठीक है। अब उसे HDFC बैंक में जॉब मिल रही है, मिस्टर ए कोई एक पर्सन है उनको, और उसके लिए उन्हें सैलरी मिल रही है ₹20,000, 20,000 रुपये पर मंथ उनको क्या है, रुपीज जो है मिल रहे हैं। अब उनको मान लो अब सितंबर 30 सितंबर में उनको एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब SBI के अंदर उनको जो अमाउंट मिल रही है ना सैलरी की, वो मिल रही है मान लो 30,000 रुपीज, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए ने डिसाइड किया है कि 20,000 वाली जो HDFC बैंक के अंदर जॉब थी इसको तो हम छोड़ देंगे और इसके बजाय जो हमारे पास SBI की जॉब थी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर ए ने 30,000 वाली जॉब अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जो जॉब सेक्रीफाइस की है ना, सो इस सेक्रीफाइस जॉब को ही हम जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे इन दोनों में पूछा जाता है कि इन दोनों के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, सो आप बोलेंगे जो ₹20,000 मिस्टर ए ने सेक्रीफाइस किया है ताकि उसे 30,000 वाली दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो ये 20,000 हमारे जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कंसीडर होंगे मिस्टर ए के लिए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी वही होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं। सो सेक्रीफाइस इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी चीज को हमने जो है 2 पार्ट से जो है डिवाइड किया हुआ है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज दैट नेम सजेस्ट कि जो कॉस्ट आपके बिजनेस से एक्सक्लूड होने वाली है, दैट मीन्स बाहर जाने वाली है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, जैसे कि आप किसी मार्केट से क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। सो हायर करते हुए आप क्या करेंगे, उनको कुछ ना कुछ पेमेंट तो करेंगे, जैसे कि पेमेंट बाय फ्रॉम टू अदर फॉर परचेजिंग। तो कोई भी पेमेंट जो आपके द्वारा की जा रही है वो दूसरी चीज को खरीदने के लिए, सो वो चीज आपकी किसके अंदर होगी बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। अब अगर बात करें बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट की,
सो इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे कि हमें पता ही है इंक्लूडेड हमारे बिजनेस के ही अंदर वो कॉस्ट इंक्लूड मानी जाती है। दैट मीन्स हम पेमेंट तो करते हैं लेकिन वो पेमेंट हमारे बिजनेस के ही अंदर रह जाएगी, हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जाएगी। सो वो कॉस्ट हमारी इम्प्लिसिट है। जैसे कि मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, यानी कि जितना भी हम बेस्ट अल्टरनेट यूज किसी भी दूसरे ऑप्शन को यूज करने के लिए हम कोई भी इनपुट को जो है सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, सो ये चीज हमारी जो है इसके अंदर कंसिडर की जाती है। अगर हम बात करते हैं बेटा इनके डिफरेंस की कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्टली बेटा इसके अंदर यही है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं किसी दूसरे सामान को खरीदने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दे रहे हैं किसके लिए, बाहर मार्केट, यहाँ से इसकी वजह से आपके पास से जो मनी है वो क्या होएगा, आउटगोइंग होएगा, दैट मीन्स आपके पास से जाएगा। लेकिन इम्प्लिसिट की वजह से क्या है, सेल्फ ओन्ड इनपुट है, दैट मीन्स आपके पास जो है मनी आपके ही बिजनेस में ही रहेगा। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स। बिल्कुल, एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होती है इनको हम अपनी कैश पेमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं, जबकि इसको हम जो है सेल्फ ओन या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं बेटा, जैसे कि वेजेस पे की जा रही है वर्कर्स को या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आप पेमेंट करते हैं, जबकि इसके अंदर अगर आप बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एस्टिमेटेड रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर, यानी कि ओनर की खुद की बिल्डिंग के ऊपर रेंट पे किया जा रहा है, सो ये भी क्या होगी बेटा, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। सो इसके बाद अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बोला हुआ है, वही जो टोटल सेक्रीफाइस मेड बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है। अगर आप सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ बेटा, एक आपके सामने आ रहा है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सो सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, सो सेलिंग कॉस्ट का तो मतलब क्या होता है, जो भी खर्चा इंकर्ड किया जा रहा है प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल, अपने प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोशन के लिए जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, लाइक आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, पर्सनल सेलिंग करा रहे हो, मार्केटिंग करा रहे हो। ठीक है, सो ये जो सारे खर्चे हैं ये सभी के सभी खर्चे हमारे सेलिंग कॉस्ट के अंदर माने जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, आप अपने प्रोडक्ट की फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेवर के अलावा उसका साइज या शेप चेंज कर रहे हैं या कोई भी क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चेंज होते हैं वो उस चेंज को हम प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट अभी इसी के ही अंदर आते हैं बेटा शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब ये है कि थोड़े समय के अंदर यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या जो है चेंज करते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म के अंदर यही है, इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, यानी कि कुछ फैक्टर्स तो आपके जो है फिक्स होंगे और कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो लैंड है, मशीनरी है, सपोज आपके पेन बनाने की अगर फैक्ट्री है, तो क्या होगा, आपके जो लैंड है, मशीनरी, वे सब तो फिक्स होंगे, लेकिन अगर आप अपने पेन के शेप में, साइज में, कलर में इस तरह की कोई वेरिएशन करना चाह रहे हो तो वेरिएबल जो उसके चेंज है वो कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फिक्स फैक्टर हैं वे सेम रहेंगे। सो इसके अंदर इन्हीं दोनों चीजों को लिया गया है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, सो टोटल कॉस्ट के अंदर आपके टोटल फिक्स फैक्टर और टोटल वेरिएबल फैक्टर दोनों ही फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पेन बनाने की फैक्ट्री है, फर्म है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर अपनी मशीनरी की कॉस्ट को भी लेंगे और अपने रॉ मटेरियल दैट मीन्स जो प्लास्टिक, इंक जो लग रहा है, उन दोनों की कॉस्ट को ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद ही आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर मानी जाएगी। अगर आप बात करते हैं बेटा फिक्स कॉस्ट की, नाम से ही पता चल रहा है जो चीज फिक्स है। ठीक है, दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
दैट मीन्स उस सिचुएशन में आपके जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वे बिल्कुल फिक्स हैं, उनके अंदर आप अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। सो वो चेंज ही हमारे इसके अंदर आता है। अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग इसी चीज़ को देखते हैं बेटा, सो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका जो है, जैसे कि आपने यूनिट ऑफ आउटपुट आप क्या कर रहे हो, दैट मीन्स प्रोडक्शन आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 ओके। लेकिन आपने जो लैंड या मशीनरी जो भी आपने फिक्स एसेट जो एक बार खरीदा हुआ है वो एक बार ही फिक्स रहेगा। दैट मीन्स अगर आपके पॉकेट से एक बार 10 रुपीज चले गए सो वे 10 ही रहेंगे, इसके बाद नहीं होने वाला। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हर प्रोडक्शन यूनिट्स पे फिक्स रहेगी। अगर आप इसी की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में यही है कि जो यूनिट्स हैं वो आपकी एक टू द पॉइंट के ऊपर जो है कांस्टेंट रहेंगी, चाहे यूनिट्स आप 1 प्रोडक्शन करें, 2 प्रोडक्शन करें, 3 4 5 एंड सो ऑन। सो चाहे आप कितना ही प्रोडक्शन इंक्रीज करें लेकिन जो आपका कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट की, सो वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल का मतलब ही क्या है कि जिसके अंदर चेंज पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वे सभी कॉस्ट हैं जो कि रिलेट करती हैं वेरिएबल कॉस्ट से। अगर आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखें, जैसे कि आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, सपोज फर्स्ट ईयर आपने जो है 10,000 पेन बनाने का टारगेट रखा था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अब आप सोच रहे हैं कि हम 50,000 पेन्स बनाएंगे, ठीक है। सो 50,000 पेन बनाने के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लाइक पेन के लिए आप जो भी प्लास्टिक खरीद रहे हैं, जो भी इसके इंक खरीद रहे हैं, सो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ये सारा खर्चा हमारा जो है सभी एक्सपेंडिचर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर माना जाएगा। सो जितना ज्यादा आप अपने वॉल्यूम में, दैट मीन्स 10,000 से 50,000 है, तो जितना ज्यादा आप अपना वॉल्यूम में चेंज करेंगे प्रोडक्शन के, उतना ही ज्यादा आपकी कॉस्ट के अंदर अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। अगर आप कंपोनेंट्स की इसके बात करते हैं बेटा, सो फर्स्टली हमारा आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आती है, लाइक कच्चा माल खरीदने में जो भी आपकी लागत आती है, ठीक है। इसके अलावा वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर मतलब अब आप फैक्ट्री में अगर अपने वर्कर लगा रहे हैं, आपने सामान खरीद लिया है, सो कैजुअल वर्कर को डेली रूटीन पे क्या सैलरी या वेजेस तो देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा बिजली का भी खर्चा होगा और जो भी वियर टियर छोटा मोटा जो खर्चा बिजनेस के अंदर लगता है, सो ये सभी खर्चे हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड माने जाते हैं। और इसी की अगर हम टेबुलेशन फॉर्म में बात करते हैं बेटा, सो टेबुलेशन में जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसी वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में शो करते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट में यही है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आपका आउटपुट चेंज होगा ना, उतना ही ज़्यादा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होता जाएगा। सो इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट। एक चीज़ और देखना बेटा, आपने यहाँ पे थोड़ी देर पहले टोटल फिक्स कॉस्ट का पढ़ा था। सो टोटल जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी वो क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, चाहे आउटपुट जो है 1 है, 2 है या फिर 3 है। सो कहने का मतलब ये, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स चेंज लगातार होता जा रहा है इसमें। अगर आप इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं बेटा कि फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सो फिक्स कॉस्ट वही है बेटा जिसके अंदर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, जबकि वेरिएबल के अंदर जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज होता रहता है। इट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज। इसके अंदर चाहे आप आप 10,000 के बजाय 50,000 पेन बनाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, चाहे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, जबकि इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इट रिमेन कांस्टेंट, चाहे आउटपुट 0 ही क्यों ना हो तो भी ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा। लाइक आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, सपोज
कि आपने जो है एक फैक्ट्री के अंदर ज़मीन, लैंड और मशीनरी खरीद रखी है, ठीक है। सो लैंड तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, एक बार आपने खर्चा कर लिया वो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चाहे प्रोडक्शन आप करें चाहे ना करें, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपकी पॉकेट से जा चुकी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि आपको जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा उतना ही ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मतलब आपको और ज़्यादा खरीदना होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और ये एंकर्ड होता है हमेशा प्रोडक्शन से पहले, और ये एंकर्ड होता है एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट के। दैट मीन्स इसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को मेन हाईलाइटेड पे लेते हैं, जबकि इसके अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट को। अगर हम इनके बिहेवियरल चेंजेस की बात करते हैं बेटा, सो बिहेवियरल चेंजेस के अंदर हमने फिक्स कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी, दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर किया है। सो फिक्स कॉस्ट जो है हमारी, सो फिक्स कॉस्ट के अंदर जो हमारा फैक्टर है लैंड है वो फिक्स है बेटा। दैट मीन्स हमारी जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर 10 यूनिट्स ही रहेंगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज। सो बेटा जैसे कि हम बात कर रहे थे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की, सो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे जो फिक्स कॉस्ट है दैट मीन्स लैंड है, मशीनरी है, वो सब आपके फिक्स रहेंगे। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो भी आप रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल रहे हैं, लाइक जो भी लाइक पेन बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा इंक है, ठीक है, प्लास्टिक है, जो भी आपका फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इस इंक्रीमेंट की वजह से जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट आपकी किसके कॉम्बिनेशन से बनेगी बेटा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 10 + 32 42 एंड 10 + 38 48। सो इसी चीज़ को अगर हम अपनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं बेटा, जैसे कि हमारी फिक्स कॉस्ट है वो ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, ठीक है। सो फिक्स होने का मतलब क्या है, ये तो हमारी 10 रहेगी, चाहे आपका प्रोडक्शन 1 यूनिट हो चाहे आपका प्रोडक्शन 10 यूनिट्स हो। सो जितना भी प्रोडक्शन होगा आपके जो फिक्स कॉस्ट हैं वे फिक्स रहेंगे। अगर आप बात करते हैं बेटा वेरिएबल की, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 हो सकती है। सो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होगी और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट आपकी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल दोनों ही लिए जाते हैं। सो इसीलिए ये हमारी 10 यूनिट से स्टार्ट होगी और कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है आपका प्रोडक्शन आगे चलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसी चीज़ की बात करते हैं बेटा, अगर अपने एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि जितना भी आपका टोटल कॉस्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है कि जितना भी आपकी पॉकेट से कैश गया है उस टोटल कॉस्ट को आप क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास टोटल कॉस्ट है 10, 20, 28 एंड सो ऑन, और जबकि आउटपुट यूनिट्स हैं, सो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में आउटपुट, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 0, 20 डिवाइड बाय 1, 28 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। सो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इसके अंदर वेरी करेगा। नेक्स्ट अगर इसी के अंदर हम बात करते हैं बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा, एक तो है आपका एवरेज और एक है आपका फिक्स, ठीक है। सो एवरेज का तो मतलब आपको मालूम ही है, जो भी हम क्या करते हैं एवरेज का कंबाइन निकालते हैं। फिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो लगातार अनचेंज रहेगा, ठीक है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का भी हमारा यही फॉर्मूला होता है, क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम जो है डिवाइड कर देंगे हमारे यूनिट से, आउटपुट से। और अगर इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं,
सो इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डायग्राम में शो करेंगे। सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपना डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्राम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप ले रहा है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप लेने का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स जो आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट जो कंपनी की फर्म की पॉकेट से लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और उसी चेंज की वजह से, इसी रीजन की वजह से जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी शेप हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आती है। काफी टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप के पीछे क्या रीजन रहता है। सो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर वो कांस्टेंट रहती है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर इतना चेंज नहीं आता। अगर आप बात कर रहे हैं बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट आप कंसिडर करेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट से। सो पर यूनिट आउटपुट का मतलब क्या है कि इस बार आपका जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा ना वो फिक्स नहीं रहेगा। लाइक हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की केस में क्या देखा था, यहाँ पर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बजाय यहाँ पर हम टोटल फिक्स कॉस्ट ले रहे थे और वो हर टाइम क्या हो रहा था, आपका 10-10 ही रह रहा था। दैट मीन्स इसके अंदर जो है आप कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट होने की वजह से कॉन्टिन्यूसली आपका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। और इसी चेंज की वजह से ही हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर चेंज दिखा रही है। और वो चेंज हमारा कैसे दिखाएगा, 3 स्टेजेस में दिखाएगा बेटा। फर्स्ट इंक्रीज, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। सो ये हमारी बेटा एवरेज वेरिएबल की कॉस्ट थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी तीनों ही कंडीशंस को आउटपुट के और वेरिएबल के दोनों ही कॉम्बिनेशन से यहाँ पर शो कर रहे हैं। एवरेज वेरिएबल के अंदर एक बात जो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो वेरिएबल बेसिस, वेरिएबल का मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर उनमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारी जो शेप है वो यू शेप में होगी। काफी टाइम ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स यू शेप, ठीक है। सो यू शेप में होने के पीछे क्या रीजन होता है, सो यू शेप में होने के पीछे यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा क्योंकि क्योंकि इन दोनों ही चीजों के पीछे जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो हमारी क्वांटिटी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक जगह पर वेरी कर रहा है। सो बेटा ये हमारा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अगर कोई भी पॉइंट्स में डाउट रहता है दोबारा से वीडियो देखेंगे, स्टिल डाउट रहता है मेरे पास कांटेक्ट करेंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।